तो चलिए देखें जल्दी से। फिर हमने यहाँ तक की बात की थी एशिया, हमने महाद्वीपों को अलग कर रहे थे, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। तो अब यहाँ पे देख लो कि भी हमने क्या क्या देखा था। यहाँ पे हमने कर दिया था पनामा नहर, ये पनामा नहर से इसको अलग कर दिया हमने यहाँ पे, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। जल्दी से पहुँचे भी यहाँ तक। फिर उसके बाद में हम गए थे जिब्राल्टर जल संधि से होते हुए भूमध्य सागर में, ये भूमध्य सागर है, इस क्षेत्र में हम आ गए थे। तो भूमध्य सागर के बाद में हमने स्वेज नहर बनाई, स्वेज नहर के बाद में हम लाल सागर में आ गए, स्वेज नहर के बाद में हम लाल सागर में आ जाते हैं इस प्रकार से। और लाल सागर के बाद में एक स्थान बताया था, एक जल संधि बताई थी आपको, बॉब अल मदेव जल संधि, बॉब अल मदेव जल संधि। उस जल संधि के बाद में हम अरब सागर में पहुंचते हैं, उस जल संधि के बाद में हम अरब सागर में पहुंचते हैं। और अरब सागर के बाद में आपको एक जल संधि और बताई थी जिसका नाम है पाक जल संधि, पाक। वो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। उसके बाद हम पहुंचे थे बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के बाद में यहाँ कुछ हमें द्वीप मिलते हैं, जितने भी हैं ये जो क्षेत्र है ना सारा का सारा, ये छोटे छोटे द्वीपों में ही बटा हुआ है। ये हमने बना दिया डायरेक्ट इसको, परंतु यहाँ पे क्या है, द्वीप है, ये सारे के सारे इस प्रकार से द्वीप हैं। हमने इसको मोटे तौर पर समझने के लिए ऐसे बना दिया। तो इन द्वीपों में एक मलेशिया है और एक इंडोनेशिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया से बीच में होते हुए जब हम जाएंगे तो हमें मलक्का जल संधि मिलेगी, और मलक्का जल संधि के बाद में हम साउथ चाइना सी में चले जाएंगे, साउथ चाइना सी के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद में एक हमारे पास में ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर, और एक है दक्षिणी चीन सागर। और यहाँ से होते हुए हम वापस कहाँ पहुँच गए थे, प्रशांत महासागर में आ गए थे। इतनी बातें हमने की है। अफ्रीका महाद्वीप पूर्ण रूप से अलग हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऊपर से जिब्राल्टर जल संधि ने अलग कर दिया, भूमध्य सागर, स्वेज नहर और लाल सागर, इसने क्या कर दिया, इसको अलग बना दिया। पनामा नहर ने इसको अलग कर दिया, ऊपर वाला अलग हो गया। उत्तरी अमेरिका को अलग करने के लिए एक पोर्शन हमें और देखना है जिसका नाम है डेविस जल संधि, डेविस जल संधि भी। तो ये डेविस जल संधि जो है किसको अलग करती है, ये ग्रीनलैंड को अलग करेगी, ग्रीनलैंड को किससे अलग करेगी, उत्तरी अमेरिका से अलग करेगी। तो एक नई जल संधि है, इसके बारे में लिख लेना जल्दी से। नई जल संधि है, नीचे हेडिंग लगा के आप मतलब पॉइंट लगा करके कि डेविस जल संधि, उसमें आप लिखोगे उत्तरी अमेरिका माइनस ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका माइनस ग्रीनलैंड। और बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी प्लस लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर, यानी बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से जोड़ेगी डेविस जल संधि, और अलग करेगी किसको, ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग करेगी। तो हमने यहाँ से उत्तरी अमेरिका अलग कर दिया, इस ओर से एक डेविस जल संधि आ गई, इस ओर से बेरिंग जल संधि आ गई, इस ओर से पनामा नहर आ गई। तो चारों ओर से खाली हो गया इसका। यहाँ पे पनामा नहर आते ही ये ऑलरेडी चारों तरफ से अलग हो गया। यहाँ पर ये तीनों जल संधि आते ही ये भी क्या हो गया, अलग हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को अलग करने के लिए हमारे पास में एक आएगी टॉरस जल संधि, टॉरस, टॉरस जल संधि, टॉरस जल संधि। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें आप माइनस में क्या लिखोगे, तो टॉरस जल संधि माइनस करती है किसको, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, यानी ऑस्ट्रेलिया माइनस पापुआ न्यू गिनी, कौन, टॉरस जल संधि। और जोड़ेगी किसको, जोड़ते हैं आराफुरा सागर को
आराफुरा सागर, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास में, कोरल सागर, कोरल सागर। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे चलकर एक एक वन बाय वन भी देखेंगे, परंतु आप फिलहाल मोटे तौर पर रखो कि हमें विश्व के अंदर मुख्य तौर पर कौन कौन सी जल संधियों के नाम याद रखने हैं और वो किस किस को अलग करती है। ये हो गया। तो इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो जाता है। अब आता है मेन जो हमारे पास में मुद्दा है, वो है यूरेशिया का। यूरेशिया जो कि यूरोप और एशिया है। अब यूरोप और एशिया को अलग करना है हमें, तो उसमें देखिए जरा किस प्रकार से हम अलग कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए कि इस क्षेत्र में यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है यूराल पर्वतमाला। सबसे पहले आएगा यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बाद में एक इसी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यूराल नदी, और वह यूराल नदी जो है वो आगे आकर के कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर, यानी दूसरा हमारे पास में क्या हुआ, कैस्पियन सागर हुआ। कैस्पियन सागर हो गया। कैस्पियन सागर के बाद में एक और पर्वतमाला है और उसके बाद में एक और सागर है जिसका नाम है काला सागर। काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर। और फिर इधर देखेंगे हम कि जो हमारे पास में बीच में जो एक पर्वतमाला थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है अभी कॉकेशस पर्वतमाला। कॉकेशस, ये जो है हमारे पास में कॉकेशस पर्वत। तो अभी बताइए जल्दी से, यूरोप और एशिया को अलग करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ा, इन दोनों को अलग करना। सबसे पहले यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकेशस पर्वत और काला सागर। यूराल पर्वत, उसके बाद में कैस्पियन सागर, यानी एक पर्वत एक सागर, फिर कॉकेशस पर्वत और फिर काला सागर। समझे? इस प्रकार से हमारे पास में ये चार मुख्य बिंदु हैं जो कि एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। बाकी इसके बारीक बिंदु जो होंगे वो हम इसको जो प्रॉपर तरीके से यूरोप को देखेंगे तो वहाँ हम इससे बात करेंगे। यहाँ तक की बात हुई। तो इस प्रकार से ये यूरोप अलग हो चुका है और इस तरफ एशिया अलग हो चुका है। तो अब हमने सभी को अलग कर दिया है। अब हम वन बाय वन किसी एक महाद्वीप को शुरू करते हैं और उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है। और इसी बीच यहाँ पर आप एक जल संधि के बारे में और लिख लीजिए। एक जल संधि जो कि इंग्लैंड जो है वो एक द्वीप है, इंग्लैंड एक द्वीप है। ठीक है। तो उसे यूरोप के महाद्वीप से अलग करता है। उस द्वीप को अलग करने वाली जो है वो है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि अलग किसको करेगी? इंग्लैंड यानी ब्रिटेन को अलग करेगी किससे? फ्रांस से, यानी कि यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करेगी। और जोड़ेगी किससे? जोड़ने की बात करते हैं तो ये जोड़ेगी इंग्लिश चैनल को, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके नाम आपको पता लगने चाहिए कि उत्तरी सागर हमने कहाँ पे पढ़ा था। तो हमने ब्रिटेन के पास में पढ़ा था। इंग्लिश चैनल हमने कहाँ पढ़ा था? ब्रिटेन के पास में पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें आगे चलकर हमारे काम आएंगी, क्योंकि हम जब हमने हालांकि मत्स्य का टॉपिक देख लिया है। तो मत्स्य के टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डोगर बैंक जो कि मत्स्य पालन का सबसे बड़ा केंद्र है वो उत्तरी सागर में स्थित है। और ऐसे ही एक ग्रांड बैंक जो कि न्यू फाउंडलैंड के तट पर स्थित है। ग्रांड बैंक। और यहाँ पर क्या है? लैब्राडोर से ठंडी जलधारा आती है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आती है और आपस में टकराती हैं, जहाँ पे सबसे अधिक मत्स्य पालन का केंद्र विकसित होता है। तो हमने पशुपालन और मत्स्य के बारे में देख चुके हैं। तो अभी हमें जो आगे देखना है वो कृषि के बारे में रहेगा। इसीलिए उससे पहले हमें कुछ भूमि देखनी होगी कि कृषि होती कहाँ पे है और किस क्षेत्र में कृषि होती है। फिर उसी प्रकार से हम बता पाएंगे कि कौन सा देश सर्वाधिक कपास उत्पादन करेगा, कौन सा देश गेहूँ उत्पादन करेगा। ये सब बातें हम बाद में देख पाएंगे। चलिए, तो अब हम एक करके महाद्वीप की बात करते हैं। तो महाद्वीपों के नाम आपको पता चल चुके हैं और इसी के साथ आपने देख लिया कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है।
मानचित्र बनाना इसी प्रकार से सीखिए और इसको बना करके प्रैक्टिस कीजिए जितनी अधिक हो सके। तो शुरुआत करते हैं, हमें बात करनी है मैपिंग की। तो मैपिंग, तो कुछ पॉइंट है उसके बारे में लिख लीजिए। जैसे हम सबसे पहले शुरुआत जो आज करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से शुरू करेंगे। तो लिखिए ज़रा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ मुख्य बातें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर बताओ कौन कौन सा क्षेत्र आएगा, चारों ओर महासागर कौन से आएंगे। इसके चारों ओर जो हमने चर्चा की, आपके पास में विश्व का मानचित्र है, उस मानचित्र के आधार पर आप बता सकते हो कि इसके पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। तो बताएं जरा, इसके पूर्व में क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है प्रशांत महासागर। पूर्व में क्या है? प्रशांत महासागर। पश्चिम में है कौन सा? हिंद महासागर है। पूर्व में प्रशांत और पश्चिम में हिंद महासागर है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये टॉपिक चल रहा था और हमने इसके अंदर विश्व मानचित्र बनाया और उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया हमारे पास में आ चुका है। इस ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो संयुक्त रूप से हम नाम लेते हैं वो है ओशेनिया। ऑस्ट्रेलिया का जो संयुक्त रूप से हम नाम लेते हैं वो है ओशेनिया है, ओशेनिया महाद्वीप। ओशेनिया है। ओशेनिया में कौन कौन आ जाता है? अभी ओशेनिया में कौन कौन आता है? तो देखिए जरा, ओशेनिया में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा? अभी सबसे पहले एक ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, इसमें टोटल 22 देश आते हैं, 22 देश ऑस्ट्रेलिया है। दूसरा है न्यूजीलैंड। उसके बाद हम देखते हैं तो इसमें है एक मेलेनेशिया, एक है माइक्रोनेशिया और एक है पोलिनेशिया। इन 5 मुख्य बिंदुओं से मिलकर के जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो बनता है, इन 5 से ऑस्ट्रेलिया, और इसे संयुक्त रूप से हम ओशेनिया महाद्वीप कहते हैं, और जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह है भारत से दुगना है। भारत से इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 2 गुना है। यानी इसके सामने 2 भारत हैं, तब जाकर के ये अकेला ऑस्ट्रेलिया बनता है। तो लगभग, और इस प्रकार से ये छठा सबसे बड़ा देश बनता है विश्व के अंदर। अगर बात करें तो भारत 7वां बड़ा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो छठा सबसे बड़ा देश आता है। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके पूर्व में हमने क्या देखा? प्रशांत महासागर। पूर्व के अंदर क्या है? प्रशांत महासागर है। इस तरफ हो गया प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है यहाँ पे उसका नाम है कोरल सागर है। यहाँ पे कोरल सागर है। कोरल सागर के बाद में यदि हम बात करें नीचे तो ये पहले क्षेत्र देख लो कौन कौन से हैं। तो इसका नाम है तस्मानिया। ये तस्मानिया, एक देश तस्मानिया है। और ये वाला जो देश है ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो है ये उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के अंदर बटा हुआ है। न्यूजीलैंड उत्तरी और दक्षिणी द्वीप, 2 द्वीप हैं इसमें, एक नॉर्थ आइसलैंड है और एक साउथ है। ठीक है, इस प्रकार से ये तस्मानिया देश हो गया। ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये पापुआ देश है। अभी पापुआ न्यू गिनी,
न्यू गिनी। जबकि गिनी जो देश है, गिनी देश अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। गिनी देश अफ्रीका में आएगा और पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच यहाँ पे लाइन खींची हुई है, दोनों का कलर अलग है। इसका मतलब ये कलर इनके साथ मैच करता है और ये है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो है वो एशिया महाद्वीप में आते हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में आते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप, यानी इसके जितने भी देश हैं ना सारे द्वीपों में बटे हुए हैं, अलग अलग द्वीपों पर है, इसलिए हम इसे द्वीपीय महाद्वीप कहेंगे, यानी द्वीपों का महाद्वीप कहलाएगा यहाँ पे। और इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा आया? बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। जबकि सबसे छोटा देश जो है, छोटा देश वो है नोरू। छोटा देश जो है इस महाद्वीप का वह है नोरू। नोरू देश है अभी। बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, छोटा देश नोरू है। फिर हमने देखा कि क्षेत्रफल में बारे में हमने देखा। फिर ये जो पापुआ न्यू गिनी है ये एक देश है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ और देश हैं जिसमें हम बात करें तो न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। और ये जो देश आते हैं ना इसमें 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे इसमें बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पे अलग अलग द्वीप हैं, उनको 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक मेलेनेशिया है, एक माइक्रोनेशिया है और एक पोलिनेशिया है। तो ये जो हमारा देश आएगा न्यू कैलिडोनिया, ये पोलिनेशिया के अंदर आता है। पोलिनेशिया में माइक्रोनेशिया से और एक यहाँ पे पोलिनेशिया से एक देश का नाम है जिसका नाम है तवालू। और पिछले बार अभी जो हमारे एग्ज़ाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का, तो उसमें एक नाम दिया गया था, उसमें आप देखना फन्नाफुट्टी, जो मेन एग्ज़ाम हुआ था ना, मेन एग्ज़ाम उसका, उसमें लिखा था फन्नाफुट्टी। तो ये क्या है? ये इसी तवालू देश पर स्थित एक फन्नाफुट्टी झील है, एक छोटा द्वीप है। इसी तवालू देश का ही एक क्या है? द्वीप है। तो ये प्रश्न यानी कि यहाँ से आया था और एक किसमें था? ये पोलिनेशिया में था। ऐसे ही माइक्रोनेशिया की बात करें तो माइक्रोनेशिया के अंदर भी बहुत से देश आ जाते हैं और मेलेनेशिया में नोरू आता है। नोरू जो है वो किस में आता है? नोरू, ये मेलेनेशिया में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके पहले द्वीपों के बारे में देखा, अब हम इसके भौतिक आवरण की बात कर लेते हैं। तो इसके हमने यहाँ कोरल सागर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में तस्मान सागर है, यहाँ पे तस्मान सागर। फिर नीचे वाली बात करते हैं। तो ये जो क्षेत्र है नीचे वाला, इसे कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट मतलब खाया हुआ, ठीक है, बाइट की खाड़ी। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, यानी कि यहाँ से बाइट किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। फिर इधर बात करें तो यहाँ पर तिमोर सागर है, तिमोर सागर, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। तिमोर सागर, क्योंकि इस और कौन सा महासागर आ जाएगा? हिंद महासागर। फिर यहाँ पे आता है आराफुरा सागर, आराफुरा, ये आराफुरा सागर है यहाँ पे। और उसके बाद में ये जो क्षेत्र आ जाता है बीच में, ये है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी यहाँ पे स्थित है। इस प्रकार से इसके चारों ओर जो है ये इस प्रकार से सागर बने हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि कारपेंट्रिया की खाड़ी से यदि हमें कोरल सागर में जाना है तो यहाँ पे टॉरस जलसंधि आएगी। अभी मैंने आपको बताया था टॉरस जलसंधि के बारे में, टॉरस जलसंधि। तो ये टॉरस जलसंधि जो है वो कारपेंट्रिया की खाड़ी या फिर यूँ कहें तो आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और उत्तर में पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। फिर इसकी बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में यहाँ पर एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, ये ऊंची भूमि है और जो इसका पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर 5 मरुस्थल हैं और 5 मरुस्थलों से मिलकर के ये बनता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो इस तरफ डेजर्ट है, इस तरफ पर्वतमाला है। अब इस वजह से क्या होता है, दोनों ही तरफ से जब हवाएं आती हैं, बादल आते हैं, तो इसके बीच वाले निम्न भूमि को बरसात नहीं मिलती, वर्षा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए इस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं, प्यासी भूमि का
देश कहा जाता है। तो पूर्व में क्या है इसके, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है। इसमें जो भी शब्द आएगा ग्रेट शब्द से आएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ पर आएगी बीच में निम्न भूमि। अब ये जो निम्न भूमि है ना बीच वाली, ये इतनी अधिक निम्न है कि जो यहाँ पे आयर झील है, एक झील है इसकी सबसे बड़ी झील आयर झील। आयर झील -12 मीटर, कहने का मतलब क्या हुआ कि यह समुद्र तल से भी 12 मीटर गहरी है। समुद्र तल से, जो बाहर ये महासागर का तल है ना जहाँ पे पानी है, उस पानी से भी यह 12 मीटर गहरी है उस तल से। तो इसीलिए ये अपनी प्यास कैसे बुझाता है, ये ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि अपने यहाँ पर बहुत गहरे गहरे पाताल तोड़ कुएं बनाए। यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं बनाए। अब वो कुएं खोदने की वजह से क्या हुआ कि जो बाहर सी लेवल ऊंचा है, तो उसका क्या है, रिसाव तो होता ही है, नीचे पानी होता है, तो पानी नीचे से अपने आप बहुत ही तेज गति से ऊपर आता है। यहाँ पे भाग नीचे है, या आप यूं कह लो कि आपने क्या किया, एक टब के अंदर पानी लिया और उसमें कोई बर्तन वगैरह या अपन कटोरी वगैरह रख दी। अब कटोरी के अंदर छेद कर दिया तो सीधी सी बात है कि उसमें से पानी ऊपर आएगा। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर होती है। तो इस जो क्षेत्र, ये जो कुएं होते हैं, पाताल तोड़ कुएं होते हैं, इसे आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। पाताल तोड़ कुएं, पाताल तोड़ कुएं, इसे हम क्या कहते हैं, सतृप्त कूप कहा जाता है। जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो आर्टिजन कहते हैं। आर्टिजन, तो इसे कहेंगे ग्रेट आर्टिजन बेसिन। ये क्षेत्र आ जाता है आर्टिजन बेसिन, जो निम्न भूमि का क्षेत्र है। और नीचे वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि योग्य भूमि है। इस महाद्वीप में कृषि योग्य भूमि केवल और केवल कितनी है, 4% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। 4% भूमि कृषि योग्य है। तो इसका मतलब यहाँ से फिर किस चीज़ के बारे में, ये किसका निर्यात करेगा, तो ये इसका जो ये पश्चिमी हिस्सा है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, इस डेजर्ट के अंदर क्या है कि बहुत से नीचे खनिज तत्व पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में खनिज तत्व पाए जाते हैं। ये पठारी हिस्सा बन चुका है। तो यहाँ पर है एक कालगुरली और कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी एक स्थान है जहाँ पर सोने की खानें हैं। अभी ध्यान रखना, प्रसिद्ध सोने की खानें कहाँ पर है, कालगुरली और कुलगाड़ी। कालगुरली और कुलगाड़ी ये ऑस्ट्रेलिया की सोने की प्रसिद्ध सोने की खानें हैं यहाँ पर, जो कि डेजर्ट के अंदर स्थित है। फिर और इसके अलावा यहाँ पर क्या देखेंगे हम, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि यह यूरेनियम का उत्पादन करता है। यूरेनियम उत्पादन करता है। अभी यूरेनियम विश्व में यूरेनियम उत्पादन करने में कजाकिस्तान सबसे पहले नंबर पर कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर कनाडा है और तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है यूरेनियम उत्पादन के अंदर। और तीसरी बात देखिए यहाँ पे, इसके अलावा यह महाद्वीप क्या करता है, इस महाद्वीप में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे भेड़ पालन सर्वाधिक किया जाता है। भेड़ पालन देखिए, 2 देश ऐसे हैं जो प्राथमिक कार्य करते हुए भी विकसित हैं। हालांकि जितने भी देश प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं ना, वो सभी के सभी देश विकासशील या फिर अविकसित होते हैं। क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंदर आखेट करना, शिकार करना, पेट पालना, ये किसकी निशानी है, तो ये अविकसित देशों की निशानी है। जैसे बुशमैन है, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका के जितने भी देश हैं वो सभी या तो आखेट करते हैं या लकड़ियाँ काटते हैं या फिर उनसे देखेंगे तो स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसे हम जूमिंग कृषि कहते हैं, तो वो देश करते हैं। इसलिए वो देश अविकसित, या फिर जैसे भारत है, ये कृषि करता है, ये भी प्राथमिक व्यवसाय है, खनन कार्य करता है, प्राथमिक व्यवसाय है, तो ये क्या है, विकासशील देश है। परंतु जितने भी विकसित देश होते हैं ना, वे तीसरे चरण के कार्य करते हैं। तीसरे चरण के, ध्यान रखना भी, तृतीय क्रियाकलाप जो भी करता है वो विकसित देश होता है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है, परिवहन है, सेवाएं हैं, ठीक है। जितना अधिक हम सेवाएं पर जोर देते हैं, परिवहन पर जोर देते हैं, वो देश उतना ही विकसित होता है। और इसी प्रकार से
दो देश ऐसे हैं जो कि प्राथमिक कार्य करते हुए भी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं, जिसमें एक आता है न्यूजीलैंड और एक आता है कनाडा। न्यूजीलैंड और कनाडा। कनाडा में वनों की कटाई की जाती है और उनसे कागज़ निर्माण किया जाता है, वो बहुत ही आगे है इस मामले में, तो इस वजह से वो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होते हुए भी वो विकसित देश है। और ऐसे ही न्यूजीलैंड, यहाँ पे क्या किया जाता है, भेड़ पालन। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ पालन किया जाता है। यहाँ मेरिनो नाम की, मेरिनो भेड़ का मेरिनो नस्ल है, मेरिनो, जो कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है। तो मेरिनो भेड़ की जो नस्ल है यह सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व की 1/3 ऊन उत्पादन करता है। विश्व की 1/3 ऊन का उत्पादन अकेला ऑस्ट्रेलिया करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक कार्य कौन सा है, ये भेड़ पालन करना प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद में जो भेड़ पालन के जो मजदूर होते हैं, भेड़ पालक वाले जो मजदूर होते हैं, उसे जेकारू कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। ठीक है। बाकी की बातें अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले इसके आसपास का क्षेत्र देखा है कि किस प्रकार से है, इसकी नदियां जो है वो कहाँ जाकर के गिरने वाली हैं। अब आपको लोकेशन पता चल गई कि इसका पूर्वी भाग जो है ये भी बहुत ऊंचा है और पश्चिमी भाग है ये भी बहुत ऊंचा है। तो इसकी मध्यवर्ती निम्न भूमि जो है, इसके जो मैदान है वो कहाँ मिलेंगे, बीच वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर बरसात नहीं होगी तो फिर हम यहाँ पे सिंचाई कैसे करेंगे, तो यहाँ सिंचाई या तो इधर से आने वाली नदियों से होगी और या फिर इसके अंदर बनाए गए उत्सतृप्त कूपों द्वारा होगी। और यहीं पर प्रश्न हमारा बन जाएगा एक छोटा सा कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन आर्टिजन बेसिन है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये कहाँ स्थित है। आपका जो छोटा प्रश्न बनेगा ना वो यहाँ से सीधा यही निकलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न हैं, ये अपने को देखने हैं। ये जो मैपिंग अपन कर रहे हैं ये फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक की सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो इसके अलावा आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मानचित्र जो है अच्छी तरीके से रीड करना होता है। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक।